दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का नमस्कार। अनुस्वार मंच पर आज हम एक नए अतिथि के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हैं। हमारे नए अतिथि हैं लीलाधर मंडलोई जी। उनके नाम के बारे में सभी जानते हैं, उनके साहित्यिक अवदान के बारे में सभी जानते हैं। आज हम उनकी साहित्यिक यात्रा की और उसके सोपानों की चर्चा करेंगे उनसे। स्वागत है सर। नमस्कार। इस साक्षात्कार में मूल रूप से हम आपकी साहित्यिक यात्रा के प्रारंभ से अब तक के जो सोपान हैं या जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपसे चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि उसके ऊपर आपसे डिटेल में बातचीत हो और हमारे दोस्तों को ज्ञान प्राप्त हो। पहला लाजिमी सवाल, ये साहित्यिक सृजन का जो कार्य है ये कब और कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे शुरू हुआ और कौन प्रेरणा थी इसके पीछे, अगर कोई प्रेरणा थी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लिखने पढ़ने का जो बहुत ही आरंभिक अगर स्मरण किया जाए तो हम सभी लोग अपने स्कूल की लाइफ में कुछ ना कुछ दुनिया को देखते हुए अनुभव को ग्रहण करते हैं और उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो कविता जैसा होता है या नहीं होता है, वो उसके मानदंडों पर हम ना जाए। तो बेसिकली स्कूल में कुछ कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन जब कॉलेज में आया तो कॉलेज में लगभग 1975, जबकि आपातकाल का समय था जी, उससे कुछ पहले मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और उस दौर की जो रचनाएं थी वो रचनाएं फिर अखबारों में प्रकाशित होना शुरू हुई। मैं खुद जब कॉलेज में था तो प्रज्ञा नाम की साहित्यिक पत्रिका थी, उसका संपादक था जी। तो साहित्य में इस तरह से गहरी रुचि थी, कविताओं को समझना चाहता था। तो पढ़ा भी बहुत। कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको कविताएं पढ़नी चाहिए जी। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा विषय था अंग्रेजी साहित्य। तो एक तो अंग्रेजी का साहित्य मैंने काफी पढ़ा, क्योंकि कोर्स में ही था। उसमें शेक्सपियर से शुरू करके शैली और वर्ड्सवर्थ और मिल्टन, मतलब तमाम तरह के जो लोग थे जो कोर्स में हुआ करते थे वो सब पढ़ा। क्रिटिसिज्म भी पढ़ी। तो उससे भी कविता क्या है, कविता को किस तरह से लिखा या पढ़ा जाना चाहिए, उस तरह की चीजें हमने कॉलेज लाइफ में पढ़ी और वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। तो आप मान सकते हैं कि 1975 के आसपास ये सारी चीजें हुई और जीवन के अनुभव के जो दबाव थे, शायद वही प्रेरणा थी या वही था कुछ जिसकी वजह से लिखना शुरू किया। तो पहली कविता प्रकाशित कब हुई सर? देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो 1975 के पहले तो स्थानीय अखबारों में आ गई थी, लेकिन हम लोगों के जमाने में किसी प्रतिष्ठित मैगजीन में छपने के लिए जरा लंबा सफर तय करना होता था। तो पहली रचना 8वें दशक में छपी थी। अजमेर से उस जमाने में लहर नाम की एक पत्रिका निकलती थी जी सर। और उसका कविता विशेषांक आया था, तो उसमें छपी थी। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। आप कविता से शुरू करने के बाद किन किन विधाओं में हाथ अपना जमा किया या अनुभव प्राप्त किया? देखिए, क्या है कि जहां तक विधाओं का सवाल है तो कविता तो मूल विधा है। इसके अलावा आलोचना, और आलोचना में मेरी एक किताब भी है, उसका नाम है कविता की संगत, बीच बीच में लिखता ही रहा हूँ। इसके अलावा डायरी है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, रेखा चित्र है और इसी तरह से आत्मकथात्मक
कुछ ऐसे दृष्टांत भी हैं जो एक किताब की शक्ल में आने को है। जी। तो इस तरह से कई विधाएं हैं जिसमें मैं लिखता हूँ। मैंने लोकगीतों और लोक कथाओं के संचयन पे काम किया, तो लोक लोक कथाओं के साहित्य पर संचयन भी पे, लिखा। लोक कथाओं के संचयन पे कैसे किया? मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में था। हाँ जी। तो वहां पर जो विश्व की जो 10 दुर्लभतम जनजातियां होती हैं उसमें से 4 वहां है। जी जी जी। और मनुष्य के संपर्क में नहीं है, और वो नेग्रिटो और मंगोलाइट मूल्स की है। जी और उनकी कोई कहानी, कोई कविता या उनका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। जी। तो मैंने सोचा कि कहीं से शुरू किया जाए। तो जो वहाँ सोशल वर्कर होते थे जो आदिवासियों के बीच में काम करते थे, जैसे ग्रेट अंदमानी है, आर जारवा है, ओंगी है, सेंटिनली है, निकोबारी है और शुम्पेन है, तो मैं उनके साथ यात्राओं पे जाता था। और उस जमाने में मैं रेडियो में हुआ करता था, तो मैं उनको रिकॉर्ड कर लिया करता था। ओ। और रिकॉर्ड करने के बाद उसका जो अर्थ उन लोगों से संभवतः, उनकी भाषा तो आप जानते नहीं है, तो जो उनके साथ काम करते हैं सोशल वर्कर, जो उनकी भाषा सीख गए हैं, तो उनके उनसे। साथ मिलकर मैंने लघु कथाओं, मतलब कथाओं का, अंडमान और निकोबार की लोक कथाओं का संचयन किया। रिकॉर्डिंग के बाद उसको ट्रांसक्राइब किया और उसकी किताब छपी। उसके इसके अलावा मैं जब बुंदेलखंड में था तो लोकगीतों का संचयन किया मैंने, तो उसकी भी किताब है। तो ये लोक साहित्य मेरी रुचि का विषय था, लोक और आदिवासी साहित्य। तो मैंने उनकी संस्कृति को जानने के लिए भी उनसे मुलाकातें की और उनके बारे में कुछ लिखने के लिए भी। तो इस तरह से ये एक सिलसिला लोक और आदिवासी साहित्य में ये बड़ा जो बना दुर्लभ और था और पुष्कर बना रहा। कार्य है। आपने बहुत जबरदस्त कार्य किया अंडमान निकोबार वगैरह से सारा करके, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट जॉब है। नहीं, वो तो उसके अलावा जैसे मैंने गोंडवाना है, पातालकोट के आदिवासी हैं, या नॉर्थ ईस्ट है, जहां जहां गया मैं आदिवासियों की संस्कृति में विशेष रुचि रखता था। जी। तो मैं जाया करता था, तो उनके साथ बातचीत करना, उनको रिकॉर्ड करना अपने ज्ञान के लिए और कुछ लिखने पढ़ने के लिए, तो इस तरह से था। तो अंडमान निकोबार में भी यही किया, उन पर बहुत सारी कविताएं भी लिखी, सारी चीजें की। तो अंडमान निकोबार के अलावा आपने बुंदेलखंड के लोकगीतों पर काम किया और गोंडवाना की कहानियों पर काम किया। गोंडवाना में भी मतलब गद्य में लिखा। गोंडवाना में तो मेरा जन्म ही हुआ छिंदवाड़ा जिले में, जी। तो उन पर भी लिखा। तो डायरी जब आप लिखते हैं तो गद्य में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ तो ठीक ये है। मेरा सब्जेक्ट था, तो मेरी डायरी में भी ये लगातार आता रहा। और जी सतपुड़ा के ऊपर तो मेरी एक पूरी किताब है डायरी की, उसका नाम है राग सतपुड़ा, जो बोधि प्रकाशन से छपी हुई है। जी सर। तो इन सारी विधाओं में काम करते करते आपको कौन सी विधा सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय लगी? देखिए, विधा माध्यम होती है आपकी अभिव्यक्ति का। तो मेरा मन सबसे ज्यादा तो कविता में होता है, और कविता से ही मेरी सारी विधाओं की तरफ रास्ते बनते हैं। तो कविता मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा डायरी लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप मन की बात बहुत लिख सकते हैं। ठीक है। कहानी और उपन्यास के ऊपर आपने प्रयोग किया? कहानी और उपन्यास मैंने विधा के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, मैंने ऐसा उसमें क्यों? नहीं लिखा। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? नहीं, इसका लॉजिक तो यह है कि मेरी अभिव्यक्ति के लिए जिन विधाओं की जरूरत थी, मैं उन विधाओं में गया। अच्छा। क्योंकि मैं अपने अनुभवों का रूपांतरण ही अपने लेखन में करता हूँ। और आपको मालूम है, कहानी में आप अपने अनुभव का, जो आपके प्रत्यक्ष अनुभव है, उनका रूपांतरण नहीं कर सकते। वो तो एक ऐसी विधा है जिसमें आप एक प्लॉट ढूंढते हैं और कल्पना के सहारे बहुत सारी चीजें
खड़ी करते हैं। ये हो सकता है कि वो कहानी समाज की हो, लेकिन यही बात उपन्यास में होती है। जी। तो ये दो मैंने अपने लेखन के लिए नहीं अपनाई। कविता में आपके क्षेत्र क्या क्या रहे? क्षेत्र का मतलब सब विषय वस्तु क्या क्या रही? फोकस एरिया जिसे कहते हैं। देखिए क्या है कि एक कवि को खुद ही ये सब बताना हो बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि जब बातचीत हो तो पाठकों को मालूम होना चाहिए, उन्होंने कुछ पढ़ा होगा। बहरहाल मेरे जो कविता के विषय है वो आप कह सकते हैं कि पंच तत्वों के आसपास हैं। वाह। तो अब उसमें तो पूरी सृष्टि आ जाती है। सृष्टि है। मेरी दो पंक्तियां हैं कि जिसे कहना है कविता कहे, मैं सृष्टि को भाषा में रच रहा हूं। तो ये पूरी सृष्टि आपके पास है और उसमें जो चीजें आपके पास बहुत फोर्स के साथ आती हैं जी, आप उनका चयन पहले करते हैं रचनाओं के लिए। उसमें कोई भी विषय हो सकता है, सृष्टि का कोई भी विषय, वो राजनीति भी है, भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है, तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं जो आपके अनुभव संसार में आती हैं। जी। मैंने सुना है कि आपको घूमने का बड़ा शौक है, तो यात्रा वृत्तांत भी लिखे होंगे आपने? हाँ, मेरे यात्रा वृत्तांत हैं। मैंने अंडमान निकोबार पर लिखे और वो एक जमाने में जनसत्ता में, नवभारत टाइम्स में, देशबंधु में लगातार छपे थे। मैं रूस गया था तो मास्को गया था, तो मास्को में इन्हीं दिनों गया था, बर्फ के दिनों में, वहां के यात्रा वृत्तांत लिखे। मैं सतपुड़ा के ऊपर पूरी किताब ही है मेरे, जो यात्रा वृत्तांत की शक्ल में ही है। तो मैं जहां जहां जाता हूँ, जैसे अभी मैं हिमाचल गया था तो हिमाचल पर मैंने लिखा। तो मैं जब जाके रम जाता हूँ, मतलब एक पर्यटक की तरह जाकर मैं कुछ लिख नहीं पाता हूँ। जहां पर मैं ठहरता हूँ, जहां जीवन को बहुत नजदीक से देखता हूँ, तब लिख पाता हूँ। विदेश तो मैं बहुत गया हूं, पर मैंने विदेश के ऊपर एक रूस को छोड़ दीजिए, जहां पुष्किन सम्मान लेने गया था और वहां थोड़ा लंबा रुका था, जी। चीजें वहां की आई, तो वो भी मतलब कोई किताब की शक्ल में नहीं, लेकिन वहां के यात्रा वृत्तांत लिखे। डायरी में सर क्या होता है कि जब आप अपने पूरे दिन की रोजनामचा जैसे कहना चाहिए, जब आप लिखते हो तो उसमें विषयों का बड़ा अंतर हो जाता है, विषयांतर हो जाता है, तो इसका अंतर संबंध कैसे बना रहता है? देखिए, एक तो ये है कि आपने अगर मेरी डायरी पढ़ी हो तो मेरी डायरी तिथिहीन है। अच्छा। मुझे पूरे दिन भर में जो बहुत ज्यादा फोर्स करने वाला वृतांत या दृष्टांत है, या जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ, जी, तो मैं उसको लिखता हूँ। और इसलिए मेरे पास वो सारे संकट नहीं होते जो दूसरों के पास होते, क्योंकि मैं रोजनामचा नहीं लिखता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। जब मन होता है तब मैं डायरी लिखता हूँ। तो मेरी डायरी का शिल्प दूसरी तरह का है। बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः लोग पोएटिक डायरी सेंसिबिलिटी की डेली डायरी के होती हिसाब है। से लिखते हैं, तो उसमें उनका रोजनामचा हो जाता है और उस कारण से कभी बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। पूरी जो लिखावट है या जो लिखाई की है उसमें कोई अंतर संबंध नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन यदि आप चयनित लिखते हैं तो आप निश्चित रूप से साहित्य से संबंधित बातों को ही लिखेंगे। जी। अनुदित साहित्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी अनुवाद किया है, या कैसा आपका अनुभव है इस बारे में? नहीं, मैंने अनुवाद किए हैं और मेरी एक किताब भी आने की है, लेकिन मैंने जैसा आप जानते हैं कि अनुवाद आदमी अपनी पसंद की चीजों को करता है। तो मैं कविता के अनुवाद करता हूँ और
उसमें भी खास तौर पर मैं उन पोएट्स को सिलेक्ट करता हूं जो माइग्रेंट पोएट्स हैं, यानी जिनको अपना देश छोड़ना पड़ा और फिर जाके उन्होंने वहां एक नई जिंदगी शुरू किया, अपना करियर ढूंढना शुरू किया, जैसा भी हो। लेकिन उनके साथ जो तकलीफें होती हैं, एक तो अपने देश को छोड़ने की, एक नए देश में तुरंत तो नागरिक हो नहीं जाते हैं जब तक आपको वीजा भी, वो अपना क्या कहते हैं, क्या है वो, ग्रीन कार्ड वगैरह, हाँ ग्रीन कार्ड वगैरह जब तक नहीं मिलता तब तक तो आप यूं ही कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी एजुकेशन के नाम पर, कभी किसी और तरह से वहां पर होते हैं। तो ये जो होना है, इसके जो संघर्ष है, वो जिस तरह से कविताओं में आते हैं और फिर आप अपने देश को याद कर रहे हैं और नए देश में अनागरिक की तरह रह रहे हैं, तो ये वो जो तकलीफें हैं, वो जो अनुभव और वो एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो जिन पोएट्स में आते हैं, जिन माइग्रेंट पोएट्स में आते हैं, वो मेरे पसंद का विषय ही है। इसके अलावा जो बहुत क्रिएटिव गद्य होता है, जैसे किसी की डायरी हो, तो उसके अनुवाद में मैं ज्यादा रुचि रखता हूँ, क्योंकि वहाँ चीजें बहुत सच के आसपास होती हैं। एक बिंदु है कि प्रवासी किसे माना जाए, क्या उन लोगों को जो जाकर के वहां परमानेंट स्थायी निवास में आ गए, या वो जो अल्पकाल के लिए ही गए हैं? देखिए, मैं इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं, क्योंकि विश्व की बहुत सारी परिभाषाओं में जब आप जाएंगे तो सबके लिए कहा गया है, मतलब सोपान प्रवास भी होता है, फिर आपका अर्ध प्रवास होता है, आपका एजुकेशन के लिए होता है, आप चोरी छिपे जाते हैं, तो प्रवास होता है। और उस प्रवास से निकलता है कोई प्रवासी साहित्य। हमारी जो रुचि है वो मेरे ख्याल से परिभाषाओं से ज्यादा प्रवास में आए हुए जो अनुभव है, उसके आधार पर आपने जो लिखा है, मुझे लगता है कि मैं, चाहे वो अल्प प्रवास हो, मैं अभी एक अंक विश्व रंग का निकाल रहा हूं, और जब विश्व के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखा तो वहां तो इमिग्रेशन भी है और माइग्रेशन भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है और एजुकेशन भी है, तरह तरह का है। और कई लोग तो बहुत लंबे समय तक होते हैं और उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। तो आप प्रवासी साहित्य तो इमिग्रेंट का होगा, उसको को भी मानना चाहिए आपको, और जो माइग्रेंट है उसका भी मानना चाहिए। या जो लेखक जितने जाते हैं 2 साल के लिए, 4 साल के लिए पढ़ाने के लिए, वो वहां की भाषा के संपर्क में आते हैं, तो वो भी तो प्रवास में ही संपर्क हुआ। और वो जो वहां से जो अनुभव लेके आते हैं, वहां पे बेसिकली एक तरह से सांस्कृतिक जो राइटिंग होती है, वहां के कल्चर से इंटरेक्ट करने के बाद उसके बारे में लोग लिखते हैं। तो प्रवास के साहित्य को मैं बहुत सीमित करके देखने का पक्षधर नहीं, क्योंकि विश्व में भी चीजों को उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि प्रवासी साहित्य तो उसे ही कहा जाना चाहिए जो प्रवास में, प्रवास के परिवेश के अंदर लिखा गया। यदि कोई भारतीय परिवेश के बारे में प्रवास में रह करके लिखता है, तो क्या उसे प्रवासी साहित्य मानना चाहिए? देखिए, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसने लिखा क्या है। ये रचना के ऊपर आप तय कर पाएंगे। ये सामान्य धारणाओं के और मान्यताओं और पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं हो सकता। लिखने में आएगा कि वो प्रवास का साहित्य है या नहीं है। अगर आप यही मानते हैं तो फिर जो प्रवासी साहित्य आज आप हिंदी के संदर्भ में देख रहे हैं, जो मॉरिशस और फिजी और गयाना और नीदरलैंड से लेकर दुनिया के दूसरे इलाकों में फैले हुए हैं, तो उनका अधिकांश साहित्य तो नॉस्टेल्जिया का साहित्य है कि वो इंग्लैंड में बैठकर कानपुर के बारे में लिख रहे हैं जी।
तो आप उसको आज डायस्पोरा का साहित्य मान रहे हैं ना, मान के ही सारे लोग छाप रहे हैं, सारे जो लेखक छप रहे हैं उनकी अधिकांश रचनाएं आप पढ़ेंगे तो 80% तो उनके यही अनुभव है, वो भारत में अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं या उनकी यादों में लिख रहे हैं। तो ये तो देखिए रचना को देखकर ही समझा जा सकता है और रचना के आधार पर तय होना चाहिए, परिभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस प्रकार से उस साहित्य को डिजिग्नेट किया जाना चाहिए। नहीं, परिभाषाएं तो सभी दी गई हैं। अब जैसे भारत में हिंदी साहित्य के बारे में तो ये मान लिया गया है, मतलब जो हिंदी साहित्य है डायस्पोरा का और उसके जो लेखक हैं वो सब इमिग्रेंट है, यानी कि जो वहां सेटल्ड है, वो यहाँ से गए किसी काम के लिए, सेटल्ड है, उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की, लेकिन वहां भी वहां की जिंदगी के बारे में बहुत कम चीजें आती हैं, ज्यादा चीजें तो हिंदुस्तान के संदर्भ में ही आती। अनुदित साहित्य में प्रायः ये कहा जाता है कि उत्तर भारत के जो लोग हैं वो दक्षिण भारत या अन्य क्षेत्रों के भाषाओं को सीख करके हिंदी के साहित्य को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? ये तो देखिए क्या है कि हमारे उत्तर भारत में जो हिंदी के लेखक हैं, ये बात सही है, उनका दूसरी भाषाओं से सीखने के स्तर पर कोई संबंध नहीं है या गहरा संबंध नहीं है जी। तो इस वजह से अनुवाद की समस्याएं भी है, लेकिन बहुत कम ही सही लोग हैं जो हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं को भी जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो अनुवाद हुए हैं आपके पास उपलब्ध है तो वो इसीलिए है कि अनुवाद किए गए। अब जिस तरह से दक्षिण भारत के लोग हमारे इलाके में आते हैं तो वो हमारी भाषा को सीखते हैं और फिर जाके अपनी भाषा में उन चीजों को अनुवाद करते हैं। तो अगर आप देखें तो हिंदी और संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर भारत रहा है, बनारस है, इलाहाबाद है, और यहाँ दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए भी आया करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कितने दक्षिण भारत के लोगों ने पढ़ाई की, डिग्रियां ली और दो भाषाओं के बीच में पुल का काम किया। क्षीण है, लेकिन हिंदी की तरफ से तो जो आप कह रहे हैं वो सही बात है। ये ज्यादातर वही है कि जो लोग पढ़ने आए, जिन्होंने हिंदी सीखी, उन्होंने जाकर फिर अपनी भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया। वो अनुवाद संस्कृत निष्ठ होता है, पर है दक्षिण भारत के अलावा भी आप अगर दूसरे प्रांतों में जाएं तो। आजकल सोशल मीडिया के दरवाजे खुले होने से लेखन कार्य में बड़ी तेजी से वृद्धि आई है, लेकिन उसका जुड़ाव लेखकों के साथ, पाठकों के साथ उतना नहीं हो पा रहा। क्या कारण हो सकते हैं इसका? देखिए, एक चीज तो ये है कि सोशल मीडिया में जो साहित्य आ रहा है उसको आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें साहित्य कितना है इस बात की तफ्तीश जरूर होनी चाहिए। तो जो आ रहा है वो साहित्य ही है और उसको वो रिकॉग्निशन मिल जाए लेखक के रूप में, तो ये हो सकता है कि सोशल मीडिया में मिल जाएगी वो रिकॉग्निशन, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म आज के समय का है और दुनिया जा भी उसी की तरफ रही है।
लेकिन जब तक, और फेसबुक के साहित्य का कोई मूल्यांकन आलोचना की दृष्टि से फेसबुक के माध्यमों पर भी नहीं होता है, या होता है तो ना के बराबर होता है, बहुत रस्मी तौर पर होता है। तो किसी न किसी को ये जो एक आप कह सकते हैं कि सैलाब आया है, सैलाब आया है, सही सही शब्द है। हाँ, एक जो सैलाब आया है उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसमें आए हैं और लिख पढ़ रहे हैं वो साहित्य के मूल्यों को, उसके मानदंडों को और उसकी परंपरा को जाने और अपने आप को लेखन में समृद्ध करें। विनय, इस पे साहित्य आ रहा है, आपको क्या लगता है ये स्थायी होगा या बुलबुले की तरह रहेगा? देखिए, किसी भी मीडियम पर साहित्य आए, जो साहित्य होगा वो बचा रहेगा, और जो साहित्य नहीं होगा वो खो जाएगा। तो सॉरी, डिजिटल जो युग आ गया है, इसमें आज की डेट में किंडल चल रही हैं, ऑडियो बुक्स चल रही हैं, तो ये प्रिंटेड मटेरियल को तो प्रिंटेड बुक्स को तो खा जाएंगे। देखिए, इस तरह का अंदेशा तो है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि किताबें खत्म होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें दूसरे रूप में लौट के वापस आ रही हैं, जी। या उसी रूप में उनको रखा जा रहा है, और एक तरह से आर्काइव तो हर मटेरियल हो रहा है। तो ये तो वेट एंड वॉच का मामला है, पर मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि किताबों का अंत हो जाएगा। ओह, दैट्स गुड, दैट्स गुड फॉर आवर हेल्थ आल्सो। अब एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा कि साहित्य के इतर अन्य कौन कौन सी अभिरुचियां हैं आपकी? मैं फिल्म बनाने का शौकीन हूँ, कुछ फिल्में बनाई हैं मैंने। मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मेरी 3 एग्जीबिशंस लग चुकी हैं, एकल। इसके अलावा संगीत में रुचि है, नाटक में रुचि है, और एक जमाने में सक्रिय थी। अब चूंकि आप उस फील्ड से किसी न किसी रूप में बने रहे हैं, तो वो अभी आपके रुचि संसार में संगीत है, नृत्य है। इन सारी विधाओं में कमोबेश डायरी में कहीं कहीं कुछ टुकड़ों टुकड़ों में लिखा भी है। जी। नाटक पर एक किताब भी लिखी थी। बहरहाल, तो ये सारी रुचियां हैं। कुछ खाना बनाने की भी रुचि है, अच्छा लगता है। वाह, दैट्स ग्रेट। घूमने की रुचि है, वो भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें से सर्वोपरि पुस्तक कौन सी है आपकी? देखिए, ये तो आप ऐसा पूछ रहे हैं कि एक माँ से कह रहे हैं कि बताओ तुम्हारा सबसे लेकिन फिर भी प्यारा बेटा कौन जैसे सा माँ को सबसे छोटा बच्चा ज्यादा प्यारा होता है, पिता को हाँ, तो बेटी ज्यादा प्यारी होती है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। इसलिए हर लेखक को अपनी पहली किताब अगर उसने वाकई उस तरह से लिखी है तो वो उसको सबसे प्रिय होती है। तो मेरी पहली किताब है घर घर घूमा और कविता संग्रह है, वो मुझे बहुत प्रिय है। आप अपने मन की या अपनी रुचि की कोई एक कविता सुना सकेंगे, यदि उपलब्ध हो आपके आसपास? हाँ हाँ, बिल्कुल सुना देंगे। और निकाल लें, अभी सुनाते हैं हुजूर।
एक लंबी कविता है, उसमें से कुछ टुकड़े सुना देता हूं। ठीक है साहब। कोई भीगी याद यहां थी, कहां है अब? कोई भीगी याद यहां थी, कहां है अब? मैं सहरा में हूं, पलक झपकी भी नहीं, रेत में जो नम था सूख गया, रेत में जो नम था सूख गया। लफ्ज सूखे गए, लफ्ज सूख गए, आवाज कहीं गुम है अब जो पढ़ना है सो वीरान आंखों में पढ़ो। वाह वाह। रंग बनाए थे जो उड़ गए बेरहम आंधी में, रंग बनाए थे जो उड़ गए बेरहम आंधी में, अब रेत में अनाम दुख की ये रेखाएं फिर से बनाई हैं, अब रेत में अनाम दुख की ये रेखाएं फिर से बनाई हैं, आंसुओं के पागल दरिया में रेखाएं डूबती खोती जाती हैं, रेखाएं डूबती खोती जाती हैं। बहुत सुंदर। चलिए एक टुकड़ा पढ़ दिया। नहीं, इससे पता चलता है कि बड़े मनोयोग से आप लिखते हैं, शब्दों की चयन और प्रवाह बहुत बढ़िया है। अब आखिर में आपसे एक सवाल ये बनता है कि नवोदित और उदीयमान जो लेखक और रचनाकार हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश या सुझाव होंगे? देखिए, संदेश तो देना ही नहीं चाहिए, ये सबसे खराब बात होती है। और सुझाव देने वाले आप कौन होते हैं? लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है सारे युवा साथियों से कि सबसे पहले सच लिखो। ठीक बात। रचना में अगर आपने सच लिख दिया तो फिर वो कोई भी विधा हो, वो आपको एक अच्छे लेखक की संभावनाओं के लिए तैयार ही नहीं करेगी, आपके लिए एक लेख की दरवाजा भी खोल देगी। बहुत सुंदर। पाठकों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? कोई ऐसे साधन या कार्यवाही आपके दिमाग में आती हो या आप सुझाव दे सकें कि इस प्रकार से पाठकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है? सबसे पहली चीज तो ये है कि हम हिंदी की बात कर लें जी। लोगों की मातृभाषा हिंदी होने के बावजूद, साहित्य की सबसे बड़ी परंपरा उत्तर भारत में आने के बावजूद, और आपने जो आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें जीतने के बावजूद, और उत्तर भारत में अगर ये सारी चीजें हैं तो हम ये क्यों नहीं कर पाए कि लोग हमारी भाषा को, यानी हिंदी के लोग हिंदी की भाषा को प्रेम करें, उसमें अपना कोई करियर बनाने की सोचें। जी। या अगर ये नहीं भी संभव आपको दिखाई देता है तो कम से कम साहित्य से जुड़े तो सही। जी जी जी। भाई, भक्ति काल से लेके या वैदिक साहित्य से लेकर सबसे ज्यादा इन भाषाओं का, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये तो हिंदी बेल्ट से ही इन सारी चीजों का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन हुआ। अवधि ब्रिज में आपका महान साहित्य रचा गया है। जी। आप अपने साहित्य को पढ़ते क्यों नहीं? हमने जो साहित्य के पाठ की परंपरा है वो उत्तर भारत में कभी मजबूत होने ही नहीं दी, क्योंकि भाषा के प्रति जो प्रेम आपको करना सिखाया जाना चाहिए था वो दक्षिण भारत की भाषाएं, या आप बांग्ला का उदाहरण ले लीजिए, मराठी और गुजराती और उड़िया का उदाहरण ले लीजिए,
ये अपनी मातृभाषा को कितने प्रेम करते हैं इसी हिंदुस्तान के। सिर्फ हिंदी का पाठक या हिंदी प्रदेश का कोई भी आदमी अपनी भाषा को, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, वो अपनी भाषा को प्रेम नहीं करता। सबसे बड़ा कारण ये है। वरना आपको, अगर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो तभी बनेगा जब उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश उसको सपोर्ट करे, हाँ, वो उसको सपोर्ट करे। तो ये इतना बड़ा सच होने के बावजूद आप देखिए कि ये है हिंदी के लेखन की या हिंदी के पठन पाठन की दुर्दशा। आप कला क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो ये पेंटिंग्स वगैरह आप कैसे बनाते हैं? क्या आपकी मतलब भावभूमि क्या है? मैं डिजिटल एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी में हूं और उसी के काम को कैनवास में कन्वर्ट करता हूं। तो फोटोग्राफी की एक ही विधा होती है डिजिटल फोटोग्राफी की। लोग कैमरे से लेके अच्छे अच्छे मोबाइल है, मोबाइल से लोग फोटोग्राफी करते हैं, फिल्में बना लेते हैं। ये तो सिर्फ नजर की बात है कि आप देख क्या पाते हैं। जी, अगर आप कुछ अलग और कुछ सार्थक देख पाते हैं तो कला उससे बनती है, साहित्य उससे बनता है। वो देखने के का एक हुनर होता है, नजरिया। हम आखिरी के बाद फिर कई सवाल करने लगे डॉक्टर साहब आप। नहीं, ऐसा था ना, पहले तो साहित्य था, फिर उसके बाद हमने आपसे साहित्य से इतर प्रश्न पूछे। और आखिरी प्रश्न, पत्रकारिता और साहित्य में, साहित्य लेखन में क्या अंतर संबंध आपके दृष्टिकोण से है? देखिए, बहुत सारी विधाएं तो अखबार की लेखन से ही आई हैं। और जब हिंदी भाषा का में पत्रकारिता का विकास हो रहा था और ये सारी चीजें कलकत्ता से शुरू हुई थी, तब आप देखेंगे कि जितने भी अखबार थे उस जमाने से, उसमें छापते क्या थे? कविता छापते थे, कहानी छापते थे, व्यंग छापते थे, इसके अलावा उपन्यास अंश छापते थे, पत्र छपा करते थे, उसमें साक्षात्कार आते थे, फीचर आते थे। जी। ये सारे रूप एक छोटे स्तर पर छोटे अखबारों से शुरू हुए और फिर वो साहित्य की विधाएं बन गई। तो पत्रकारिता और साहित्य का इतना घना संबंध है। तो पत्रकारिता में आप देखेंगे कि मूल रूप से पत्रकार होने के बावजूद वो एक बड़े लेखक हुए, जिसमें अज्ञे को भी पाते हैं, जिसमें आप प्रभाष जोशी को भी पाते हैं, जिसमें आप राजेंद्र माथुर को, बड़े से बड़ा जो अपना पत्रकार है वो आप देखिए, उसकी एक लंबी परंपरा हमारे सामने है। और पत्रकारिता के लेखक साहित्य के भी बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं और रहे हैं। तो ये तो बहुत गहरा संबंध है दोनों के बीच में। और साहित्यकार अगर पत्रकार नहीं होते तो जो भाषा पत्रकारिता को मिली है वो भाषा नहीं मिल पाती। भाषा के संस्कार लोगों ने कैसे सीखे हैं? तो इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपना बहुमूल्य समय अनुस्वार मंच को देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ ये कामना भी करते हैं कि आगे आने वाले समय में समय समय पर आपसे हमें ये समय मिलता रहेगा।
नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।